वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी पे। ठीक है, मतलब आज हम लोग देखेंगे कैसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग आज देखेंगे डिटेल में। और एटीपी का फॉर्मेशन जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी कभी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, और एटीपी का फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग दो केस स्टडी करते हैं। केस वन को हम लोग क्या बोलेंगे, जब रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे इंटर्स करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, और केस टू हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस FADH2 इंटर्स करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिड्यूस NaDH2 किससे ऑक्सीडाइज होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज किससे होगा, कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिड्यूस NaDH2 किसको अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। और रिड्यूस FADH2 किससे ऑक्सीडाइज होगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उससे ऑक्सीडाइज होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 किसको अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, कॉम्प्लेक्स टू को अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, हम लोग केस वन पहले देखेंगे कि कैसे करके रिड्यूस NaDH2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वन को अपना इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग देखो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि जब भी रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, जब भी रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, तो वो ऑक्सीडाइज होता है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, तो कितना एटीपी बनेगा ये भी हम लोग देखेंगे। और केस टू उसके बाद देखेंगे कि जब रिड्यूस FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, तो वो ऑक्सीडाइज होता है किससे, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू से, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 किसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, कॉम्प्लेक्स टू को। तब कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि देखो, रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे बना कहाँ पर है। तो हम लोग मान लीजिए क्या चीज़ है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। मान लीजिए ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, आउटर मेम्ब्रेन है। और हम लोग बोलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, इनर मेम्ब्रेन है। ये हम लोग जानते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देखिए। ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, IM मतलब इनर मेम्ब्रेन, OM मतलब आउटर मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और ये वाला हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर रिड्यूस NaDH2 रिड्यूस FADH2 कहाँ पर बना है। और जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 टर्म आएगा, रिड्यूस FADH2 टर्म आएगा, याद रखना वो अनस्टेबल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो रिड्यूस NaDH2 सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, जिसमें हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा है। PM मतलब पायरुविक एसिड। ठीक है, तो जब हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटेगा, तो इस टाइम पे मतलब हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होगा, सेल दो ATP को लगाएगा, और हम लोग बोलेंगे चार ATP प्रोड्यूस होगा। तो सेल दो को लगा, दो ATP लगाया, चार ATP बना, तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे कितना ATP का हुआ, चार बना, दो हम लोग लगाए, तो कितना, चार माइनस दो इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, नेट गेन टू ATP का होता है, कब, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे देखिएगा, स्टेप 6 जो होता है ना, उस स्टेप 6 में हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 बनता है। ठीक है, तो एक रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे कहाँ बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे रिड्यूस NaDH2 बना, कितना मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 बन रहा है, हम लोग बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 बन रहा है। इस चीज़ को याद रखना है। और जहाँ जहाँ रिड्यूस NaDH2 टर्म आएगा वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो अनस्टेबल है, उसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रैब साइकिल चलता है। ये हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, और जब क्रैब साइकिल चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्रैब साइकिल के टाइम पे भी। और क्या बनता है, रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल बनता है। कब, हम लोग बोलेंगे जब क्रैब साइकिल चलता है उस टाइम पे। और जब जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 रिड्यूस FADH2, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है, मतलब इसके पास क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
ये भी क्या है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। रिड्यूस NaDH2, रिड्यूस FADH2 याद रखना अनस्टेबल होता है, उसके पास क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और कोई भी चीज़ क्या चाहेगा, हम लोग बोलेंगे इस स्टेबिलिटी में रहना चाहेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा, कहाँ देगा, रिड्यूस NaDH2 हो जाए या रिड्यूस FADH2 हो जाए, ठीक है। ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके और क्या बन सके, ATP का फॉर्मेशन हो सके। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, जिसको C1 लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में C2, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में C3, और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में, जिसको हम लोग C4 बोल रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्पोनेंट्स है। तो देखो अब एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना, ये जो FADH2 बन रहा है ना, रिड्यूस FADH2, रिड्यूस FADH2 बन रहा है, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स को, याद रखिएगा, रिड्यूस FADH2 हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा, किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। कॉम्प्लेक्स 2 मतलब सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज को देगा, इस चीज़ को याद रखना। या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू क्या होता है, क्या होता है, रिड्यूस FADH2 क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिड्यूस NaDH2 है ना, रिड्यूस NaDH2, रिड्यूस NaDH2, याद रखिएगा, रिड्यूस NaDH2 जो है वो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है, चाहे वो रिड्यूस NaDH2 क्रैब साइकिल का रहे, चाहे वो रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, किसका रहे, ग्लाइकोलाइसिस का रहे, वो हमेशा अपना क्या 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 करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। हमेशा नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, ठीक है। और ये रिड्यूस NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सकता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या हो रहा है, देखो बताने का मतलब ये हो रहा है कि रिड्यूस FADH2 तो चलो समझ में आता है कि क्रेब साइकिल के टाइम पे बना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जो रिड्यूस NaDH2 जो क्रेब साइकिल के टाइम पे बन रहा है, रिड्यूस NaDH2 जो क्रेब साइकिल के टाइम पे बन रहा है, वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। फर्स्ट थिंग याद रखना है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, मतलब रिड्यूस NaDH2 क्रेब साइकिल वाला ऑक्सीडाइज हुआ किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू होगा। लेकिन रिड्यूस NaDH2 जो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सकता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, फर्स्ट थिंग। और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे किसको दे सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है बताने का, कंक्लूजन ये है कि रिड्यूस FADH2 हमेशा ऑक्सीडाइज हुआ किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू, ठीक है। और रिड्यूस NaDH2 जो क्रैब साइकिल का बना हुआ है, क्रैब साइकिल में बना हुआ है, वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 1 को। और रिड्यूस NaDH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्या चीज़, एनर्जी। अगर ATP ज़्यादा नीड पड़ेगा या फिर अगर ATP का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो ये जो रिड्यूस NaDH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, वो हम लोग बोलेंगे अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। अगर ATP कम नीड पड़ेगा सेल को, तो ये जो रिड्यूस NaDH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ये कैसे देता है ये हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको हम लोग शटल मैकेनिज्म बोलते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि रिड्यूस NaDH2 जो बना है, ठीक है, रिड्यूस NaDH2 जो बना है वो कैसे करके, पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिड्यूस NaDH2 होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 से कैसे करके ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिड्यूस FADH2 जो बना है वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम लोग केस 2 बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग केस 1 देखते हैं पहले। देखिए केस 1 क्या चीज़ है, when they reduce NaDH2 enters into ETS, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि जब कॉम्प्लेक्स वन को रिड्यूस NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है तब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये केस वन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केस टू। अभी देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, आउटर मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है, ये क्या चीज़ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब आउटर और इनर के बीच में देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, स्पेस है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, IMS, ठीक है ना। अब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर ETS प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स है। क्या चीज़, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, यही हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर क्या चलता है, क्रेब साइकिल चलता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, केस वन देख रहे हैं कि जब रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जब रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स वन को देता है, तब क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग रिड्यूस NaDH2 के बारे में स्टडी करेंगे कि जब रिड्यूस NaDH2 इंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स वन को देता है, तो याद रखना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टू का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने डायग्राम में कॉम्प्लेक्स टू को नहीं बनाया है। इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टू का अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं, देखो ये वाला क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स वन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्या चीज़ है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। देखो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है, जो कि क्या था हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल था। याद कीजिए मैंने बताया है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू होगा, जिसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, केस वन क्या चीज़ है, व्हेन द रिड्यूस NaDH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर हम लोग बोलेंगे व्हेन रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइजेस थ्रू क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू जब ऑक्सीडाइज होगा तब का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिड्यूस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू भी होगा, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर उसको दिखाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू का काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वन हो गया, ये हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल हो गया। ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स थ्री हो गया, जहाँ पर क्यू साइकिल चलता है, हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स थ्री के बाद ये वाला क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फोर हो गया, याद कीजिए। और इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फाइव होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है। कॉम्प्लेक्स टू को मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग केस वन स्टडी करते हैं, व्हेन दी रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइजेस थ्रू किससे, कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू। तो अब देखो होता क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स वन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक बाइंडिंग साइट होता है, देखो जो कि किस तरफ फेस कर रहा होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग साइट जो है, ये जो बाइंडिंग साइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिड्यूस्ड NaDH2 बाइंडिंग साइट, क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूस NaDH2 बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन में देखो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम लोग बोलेंगे 8 से 10 क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स वन के अंदर। और कॉम्प्लेक्स वन के में क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा, देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे प्रोटोन चैनल है, ये वाला क्या है, प्रोटोन चैनल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स वन के साथ एसोसिएटेड है। और ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। ये लिपिड में हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर में आसानी से क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, कौन, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये चीज़ को देखो, अब देखो, अब देखो जो भी रिड्यूस NaDH2 बना है, ठीक है ना, जब वो रिड्यूस NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स वन को देगा, मतलब हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो होगा क्या, देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस NaDH2 है, ठीक है। ये रिड्यूस NaDH2 कहाँ पर बना है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का रिड्यूस NaDH2 है, ठीक है ना। या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जो रिड्यूस NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, वो भी रिड्यूस NaDH2 जब कॉम्प्लेक्स वन के साथ ऑक्सीडाइज होगा तब भी सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस NaDH2 है, इसका मतलब इसमें अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल, बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन को देगा ये रिड्यूस NaDH2, तो ये रिड्यूस NaDH2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया किसको, किसको, कॉम्प्लेक्स वन में कौन सा मॉलिक्यूल, FMN मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे FMN मॉलिक्यूल से कहाँ जाएगा,
FeS में जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर हम लोग बोलेंगे होते हुए कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन से निकल के यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में गया, तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये रिड्यूस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन इज नोन एज यूबिक्विनोल। इस चीज को याद रखना, यूबिक्विनोल क्या है, रिड्यूस फॉर्म है, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। किसके पास, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल के पास, ये अनस्टेबल है। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहा होता है, हम लोग बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स वन से यूबिक्विनोन में मूव कर रहा होता है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने चारों तरफ इतना एनर्जी को लेके चलता है कि उस एनर्जी के कारण हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, 4 प्रोटॉन, याद रखना 4 प्रोटॉन मूव कर जाएगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ क्या होगा, 4 प्रोटॉन मूव कर जाएगा। ठीक है, क्यों मूव किया, बिकॉज हम लोग बोलेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स वन से इसमें जा रहा है यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जा रहा है, तो इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स कि क्या कराता है ये इलेक्ट्रॉन्स, मैट्रिक्स में जो H प्लस आयन है उसमें से 4 H प्लस आयन को ये क्या करेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ मूव करा देगा, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव करा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना, और कैसे करके मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स वन के पास क्या है, प्रोटोन चैनल है, इस प्रोटोन चैनल के थ्रू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटोन का मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स सॉरी, कहाँ से कहाँ, तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लिया ना कॉम्प्लेक्स वन से, तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोफोबिक है ना, तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे आसानी से क्या होगा, लिपिड बाइलेयर में फ्लोट कर सकता है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 से होते हुए लिपिड बाइलेयर से होते 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 ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुँच जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या चलेगा, क्यू साइकिल चलेगा। क्यू साइकिल याद रखिएगा कि क्यू साइकिल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो क्यू मैनर में होता है, इसको हम लोग क्यू साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स 3 में हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 3 डाइमर होता है। ठीक है, और ये 2 मोनोमर का बनता है, एक मोनोमर ये, इधर दूसरा मोनोमर होगा। ठीक है ना, तो एक मोनोमर को अगर हम लोग देखेंगे तो एक मोनोमर में 3 सब यूनिट होता है, ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर, आप लोग देख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स 3 का। ठीक है, एक मोनोमर में 3 सब यूनिट होता है, ये जो ब्लैक कलर से मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ब्लैक कलर से, ये पहला सब यूनिट होता है, इसको हम लोग साइटोक्रोम बी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें आयरन सल्फर सेंटर है, ये दूसरा सब यूनिट होता है। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, किस तरफ, टुवर्ड्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। ठीक है, और ये साइटोक्रोम सी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इस चीज़ को याद रखना, क्या होता है ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, और ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये तीसरा सब यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C1 बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, होता ये है कि यहाँ से हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोन है ना, ये यूबिक्विनोन, सॉरी यूबिक्विनोल जो है, ये यूबिक्विनोल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम बी को दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, साइटोक्रोम बी में चला गया, पहला सब यूनिट। साइटोक्रोम बी में देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम बी में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हीम का, एक को बोलते हैं हीम बी एच, एक को बोलते हैं हीम बी एल। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम बी के हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, हीम बी एच में जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हीम बी एल में जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1 में जाएगा। C1 में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर सेंटर पे जाएगा, फिर आयरन सल्फर सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम सी में जाएगा। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी में क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स किया, याद रखिएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, देखो ये कैसा हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो रहा है, क्यू मैनर में हो रहा है। ठीक है, ये जो क्यू मैनर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। ठीक है ना, तो अब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम सी में पहुंचा। अब ये साइटोक्रोम सी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है।
ये हम लोग बोलेंगे पोलर जो हेड होता है यहाँ पर क्या, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी क्या चीज़ का बना होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर कैसे बना होगा, लिपिड बाइलेयर होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो लिपिड बाइलेयर का जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो अब ये जो साइटोक्रोम सी है ना, ये आसानी से हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोफिलिक जो ये है इन्वायरमेंट, उससे मूव करते 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 ये साइटोक्रोम सी कहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँच जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुँच जाएगा। देखो ये साइटोक्रोम सी कहाँ पहुँच जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुँच जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 को अगर हम लोग देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स 4 में देखो कितना फंक्शनल सब यूनिट होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 फंक्शनल सब यूनिट होता है। इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर से जो दिखा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सब यूनिट 1। और ये सब यूनिट 1 में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ हीम ए प्रेजेंट होगा, एक मॉलिक्यूल हीम ए3 प्रेजेंट होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा, कॉपर बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कॉपर बी और हीम हीम जो हीम ए3 मॉलिक्यूल ये क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे आयरन कॉपर सेंटर बना रहा है। और ये वाला देखो रेड कलर से जो दिखाया है वो क्या है, सब यूनिट 2 है। सब यूनिट 2 में क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर प्रेजेंट होगा। और ये हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ वो क्या है, सब यूनिट 3 है, किसका, कॉम्प्लेक्स 4 का। और ये जो सब यूनिट 3 है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटोन चैनल बोलते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो अब देखिए जब कॉम्प्लेक्स 3 से ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्यू मैनर में जब फ्लो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करा देता है, कि क्या करा देता है, 4H प्लस को 4H प्लस को 4 प्रोटोन को पंप करा देता है। कहाँ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से किस तरफ पंप करा देता है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ हम लोग बोलेंगे मूव करा देता है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये जो सब यूनिट है साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी, ये दोनों सब यूनिट मिलके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन चैनल बनाता है। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन आयन चैनल है, देखो ऐसे करके, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन चैनल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन चैनल से ही क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, प्रोटोन जो होता है या H प्लस जो होता है आयन, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मूव करता है कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरफ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चल रहा है कि ये क्या करा दे रहा है, 4H प्लस को मूव करा दे रहा है कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी से होते होते कहाँ पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंच गया। कॉम्प्लेक्स 4 के स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बताया है। कॉम्प्लेक्स 4 में जैसे ही ये मतलब आप ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास जैसे ही पहुंचेगा साइटोक्रोम सी, तो देखो होता क्या, ये साइटोक्रोम सी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे किसको दे देगा, तो देखो ध्यान से, अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा किसको, सब यूनिट 2 में जो कॉपर है उसको दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, कॉपर में गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से निकल के फिर कौन कौन इसको रिसीव करेगा, सब यूनिट 1 का हीम ए रिसीव करेगा, ठीक है। हीम ए से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हीम ए3 में जाएगा। हीम ए3 से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉपर बी में जाएगा। कॉपर बी से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहा होता है तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करा देता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स 4 से क्या चीज़, 2H प्लस को मूव करा देता है कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ मूव करा दे रहा है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ मूव करा दिया। कितना, प्रोटोन को, 2 प्रोटोन को मूव करा दिया। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटोन मूव करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है ये इतना ज़्यादा एनर्जी लेके जा रहा है कि ये क्या करा दे रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटोन आयन है या H प्लस आयन है उसको मूव करा दे रहा है 2 प्रोटोन, ये 2 प्रोटोन को, ये हम लोग बोल सकते हैं 2H प्लस को, कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब मैट्रिक्स में चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अल्टीमेटली कौन रिसीव करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा या हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H प्लस का भी यूज करेगा। अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ये सब मिलके क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक क्या चीज़, वाटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, उसमें वाटर का नीड पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर हेल्प करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए।
ठीक है, ये मेटाबॉलिक वाटर का यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन हुआ? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल याद रखना नेसेंट ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और अगर हम लोग पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे कौन है? कॉम्प्लेक्स 4 है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, तो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? हम लोग बोलेंगे किसमें जा रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ कब, हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऑल टू जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस NaDH2 जब ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 1 से, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होता ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 4H+ का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सॉरी कितना, 4+4+2 कितना 10, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि मैट्रिक्स में क्या हो जा रहा है, प्रोटॉन जो है H+ आयन है, उसका नंबर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और किस तरफ हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन आयन या फिर H+ आयन का नंबर बढ़ रहा है? हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो रहा है? नंबर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं क्या चीज डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो जाता है किसके किसके बीच में? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग बोलेंगे इधर से प्रोटॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया किसके किसके बीच में? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में। तो अब जितना प्रोटॉन्स यहाँ गया है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, सारा का सारा प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे H+ जो आयन है वो क्या होगा? वापस आना पड़ेगा कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी हम लोग बोलेंगे ये सिस्टम क्या चीज में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि इनर मेम्ब्रेन से तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जो आयंस जो गया है H+ आयंस, कितना H+ गया? 10H+ आयन जो गया है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आएगा। तो कैसे करके आएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि क्रॉस करके आने के लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है? एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ऑक्सीजोम, ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजोम। और ये ऑक्सीजोम को हम लोग बोलते हैं X0F1 पार्टिकल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। ये ऑक्सीजोम का मेन काम क्या चीज है कि प्रोटॉन जो गया है मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, वो प्रोटॉन को वापस कहाँ लाना? मैट्रिक्स में लाना, ताकि इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो सके और एटीपी भी बन सके, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ठीक है ना। देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये लिपिड बाइलेयर होगा इनर मेम्ब्रेन का, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजोम है, इस ऑक्सीजोम के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे करके एटीपी को बनाते हैं, ये मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना, एक अलग वीडियो से। अभी बस इतना देखिए कि ऑक्सीजोम का हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ऑक्सीजोम जो इनर मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में। इस तरफ क्या है? मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उस तरफ हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और याद रखिए कि ये ऑक्सीजोम एटीपी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो कैसे करके बनाता है? तो देखो ऑक्सीजोम का अगर हम लोग बेस को देखेंगे ना, तो इस बेस को हम लोग, इस बेस में क्या प्रेजेंट होगा? अभी फिलहाल इतना जानिए, इस बेस में क्या प्रेजेंट होगा? ऐसे करके चैनल प्रेजेंट होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चैनल, ये मिलता है चैनल, ऐसे करके देखो ये क्या है? चैनल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? H+ आयन चैनल। क्या बोलेंगे इसको? H+ आयन चैनल बोलेंगे, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसका जो हेड है, हेड मतलब ये वाला हेड, इसमें देखो ये जो हेड होता है वो हम लोग बोलेंगे सब यूनिट्स, 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट का बनाता है, ऐसे करके। ये अल्फा होगा, फिर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फिर बीटा होगा, फिर क्या होगा? फिर अल्फा होगा, फिर क्या होगा? बीटा होगा, फिर क्या होगा? अल्फा होगा, फिर क्या होगा? बीटा होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोम मेड अप ऑफ क्या चीज? 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये सब यूनिट्स जो अल्फा बीटा वो अल्टरनेट होता है, अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा। ये सब यूनिट्स मिलकर क्या बना रहा है? हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोम को बना रहा है, जिसको F1 बोलते हैं। बेस ऑफ द ऑक्सीजोम को क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या हो रहा है ना, अगर हम लोग इसका हेड को देखो, इसका हेड को अगर हम लोग टीएस देखेंगे, टीएस कट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या चीज है? टीएस ऑफ द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम है। तो इसमें क्या होगा? ये अल्फा होगा सब यूनिट, ये क्या होगा? फिर बीटा होगा,
फिर ये क्या होगा अल्फा सब यूनिट, फिर ये क्या होगा बीटा सब यूनिट, फिर क्या होगा ये अल्फा सब यूनिट, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, तीन अल्फा और तीन बीटा सब यूनिट्स का बनता है इसका हेड। उसमें से याद रखना जो बीटा सब यूनिट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक सब यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको? बीटा सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा सब यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सब यूनिट। इस चीज़ को याद रखिएगा, वैसे मैं बता दूंगा इसके बारे में डिटेल में, ऑक्सीजोम के बारे में एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है ना? तो अब देखो ये ऑक्सीजोम कैसे करके H प्लस को लाता है, कहाँ से कहाँ? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में वापस, और कैसे करके एटीपी बनता है। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, ये जो मतलब ये है क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटॉन चैनल है जो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम में प्रेजेंट है, इसके पास हम लोग बोलेंगे एक बार में कितना H प्लस को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइड होता है, 1 2 3 4। 4H प्लस को ये क्या कर सकता है, एक बार में ला सकता है। कहाँ से कहाँ? हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से। कहाँ हम लोग बोलेंगे, कहाँ पर, कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो 4H प्लस देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या ये 4H प्लस है, टोटल कितना H प्लस मूव किया है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। हम लोग बोलेंगे 4 + 4 8 + 2 10H प्लस कहाँ मूव किया है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, और एक बार में कितना हम लोग बोलेंगे H प्लस को ला सकता है ऑक्सीजोम वापस मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में? 4। क्यों ला सकता है? क्योंकि 4 क्या चीज़ है, H प्लस को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट है। किसके पास? हम लोग बोलेंगे जो ये H प्लस जो चैनल है जो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम है उसके पास। ठीक है, तो ये 4H प्लस को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये 4H प्लस पहले बार में आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, कितना बार आया देखो, इसमें ऐसे दिखा रहा हूँ, ये 4H प्लस क्या हुआ एक बार में आया, कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे कहाँ आया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में 4H प्लस आया। ठीक है, तो देखो अब जब ये 4H प्लस आ रहा होता है हम लोग बोलेंगे किससे, ऑक्सीजोम के बेस से। तो यहाँ पर क्या होता है ना, H प्लस आयन का मूवमेंट होता है, मतलब H प्लस आयन का मूवमेंट होता है, इसके कारण हम लोग बोलेंगे फोर्स डेवलप करता है यहाँ पर। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोन मोटिव फोर्स। मतलब जो प्रोटोन जो है उसके मूवमेंट से जो फोर्स डेवलप किया ऑक्सीजोम में, इसको बोलते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। और ये फोर्स क्या करता है ना, ये फोर्स, ये वाला, इसको देख रहे हो, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर। क्या बोलेंगे? रोटर। ठीक है, ये रोटर को क्या करता है, 120 डिग्री एंगल में घुमा देता है। ठीक है, ये प्रोटोन मोटिव फोर्स, जैसे रोटर 120 डिग्री एंगल में घूमता है तो इसका हेड भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 120 डिग्री एंगल में घूमता है। और जब इसका हेड 120 डिग्री एंगल में घूमता है तो हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी बनता है, कितना एटीपी बनता है, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हो गया कि 4 प्रोटोन से कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो अब एटीपी कैसे बन रहा था, तो एटीपी बन कैसे रहा है, एटीपी बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो बीटा सब यूनिट जो होता है ऑक्सीजोम का, ठीक है ना, ये बीटा सब यूनिट के पास देखो ये सब बाइंडिंग साइट है जिसको हम लोग कैटालाइटिक सब यूनिट भी बोलते हैं, ये वाला, ये सब बाइंडिंग साइट है। ये बाइंडिंग साइट में क्या होता है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ऐसे करके एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो जैसे ही ये घूमा, हेड जैसे ही घूमा 120 डिग्री एंगल में, ठीक है ना, तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कंबाइन कर जाएगा, ऐसे करके कंबाइन करके क्या बना देगा, क्या बना देगा, कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे क्या बना देगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 4 प्रोटोन से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, हेड 120 डिग्री एंगल में घूमा, किसका, ऑक्सीजोम का, और कितना एटीपी बना, एक एटीपी बना। ठीक है, एक बार में 4 आया, फिर अगला बार में फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगला बार में फिर क्या होगा, अगला बार में फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से ये वाला जो 4H प्लस है वो 4H प्लस आएगा। ठीक है, आया देखो, और कितना एटीपी फिर से बनेगा, हम लोग बोलेंगे फिर से एक एटीपी बनेगा। ठीक है ना, बना फिर एक एटीपी, कितना यहाँ पर H प्लस बच गया, 2H प्लस बच गया ना, तो लास्ट में क्या क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे जो 2H प्लस है वो आएगा वापस कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, कहाँ हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 2H प्लस वापस आया, तो कितना एटीपी बनेगा, 4 से 1 बन रहा था तो 2H प्लस से कितना 0.5 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितना H प्लस गया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कितना गया था, 4 4 8 और 2 10 H प्लस गया था। ठीक है, कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कितना 1 2 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 1 2 और क्या चीज़ 1 + 1 2 + 0.5 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो अब ये 10 प्लस जो 10H प्लस है, ये 10H प्लस क्यों मूव किया था, क्योंकि एक रिड्यूस NaDH2 क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। तो ये 10H प्लस इसीलिए मूव करा था क्योंकि हम लोग बोलेंगे
एक रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ था कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। तो ये एक रिड्यूस NaDH2 का ऑक्सीडाइज होने के कारण 10 प्रोटॉन मूव किया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। देख लीजिए 10 प्रोटॉन मतलब 4+4+2 10 प्रोटॉन मूव किया था। अब ये 10 प्रोटॉन जो वापस आ रहा है तो ये कितना एटीपी को बनाया, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसी हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझिए, देखिए ऐसे करके इसको समझिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिड्यूस NaDH2 से कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझ गए। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा एक रिड्यूस NaDH2 से कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो याद रखिए एक रिड्यूस NaDH2 से 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, न्यू कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी न्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है तो न्यू कॉन्सेप्ट जानिए। ठीक है ना, तो अब देखो इसको कैसे करके समझे। देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो ये जो रिड्यूस NaDH2 है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये चेक है। ठीक है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये चेक है। ठीक है, ये क्या है, चेक है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज़ है, बैंक है। ये बैंक है। ठीक है, और ये क्या चीज़ बना, हम लोग बोलेंगे ETS क्या बना रहा है, एटीपी को बना रहा है। एटीपी क्या है, कैश है। ठीक है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कैश। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, रिड्यूस NaDH2 चेक को बैंक में दिए, तो बैंक हम लोग को क्या दिया, कैश दिया। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस NaDH2 चेक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, और ये बैंक हम लोग को क्या दिया, क्या दिया, एटीपी दिया, और वो एटीपी क्या हो गया, कैश हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद रखना है। बताने का मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जब भी कभी याद रखना, जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो हमेशा क्या बनेगा, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 एटीपी बनेगा ही बनेगा। इसको एकदम याद रखना। और यही मैकेनिज्म है, क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, एटीपी बनने का, जिसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और ये जो ऑक्सीजोम जो है, ये ऑक्सीजोम कैसे करके एटीपी को बना रहा है, इसका हेड 120 डिग्री एंगल में घूम रहा है, कैसे करके ये दोनों कंबाइन हो रहा है, ये सब मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 जब कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, या कॉम्प्लेक्स 1 को जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स देगा, चाहे वो रिड्यूस NaDH2 क्रेब साइकिल का रहे, चाहे वो रिड्यूस NaDH2 साइट ग्लाइकोलाइसिस का रहे, जब भी वो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो हमेशा और हमेशा हम लोग बोलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट हो गया मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसी को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये तो केस 1 मैंने बताया। ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 देखेंगे कि जब रिड्यूस FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, या अपना इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है तब कितना एटीपी बनता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।